स्टिग्मा एंड इंडिविजुअलिज्म है। सोशल स्टिग्मा यानी माशरती बुराइयाँ जो माशरा समझता है हमारे लिए बुरा है, और उसके साथ इंडिविजुअलिज्म यानी इनफरादियत। आगे बढ़ते हैं हमारे जो बेसिक, अगर हम स्टिग्मा को लें कि स्टिग्मा क्या है, तो सबसे पहले थ्योरी की तरफ जाते हैं। 1940 में एल्विल गॉफमैन ने ये टर्म कॉइन की थी, और ये टर्म कॉइन हुई थी जो स्लेव्स थे उनके हाथ पे एक मार्क होता था, उसे स्ट्रेजिम कहते थे। उस मार्क से वाज़ेह होता था कि उनकी वैल्यू क्या है, और वो आया के ग़ुलाम हैं या नॉर्मल इंडिविजुअल्स हैं, फ्री मैंस हैं। अब उसी से आया स्टिग्मा, यानी एक पर्सन की वैल्यू क्या है, उसे एवेलुएट कैसे किया जाता है। अब इमाइल दरखम कहते हैं कि अगर एक सोसाइटी हो जहाँ पर हर कोई सेंट हो, यानी हर कोई बुज़ुर्ग हो, हर कोई पाक हो, तो उस सोसाइटी में जो रूल्स बनेंगे वो काफ़ी अच्छे होंगे, लेकिन वो हर लोग, उनका जो मयार होगा किसी भी चीज़ को जज करने का, वो बहुत हाई होगा। यानी छोटी सी माशरती जो बुराइयां होंगी वो भी बहुत ज़्यादा समझी जाएंगी, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी समझी जाएंगी। लेकिन अगर कोई भी आम शख्स वही बुराई करे जो कि नॉर्मली तो नज़रअंदाज की जाती है हमारे माशरे में, लेकिन अगर उस माशरे में जहाँ पे हर कोई सेंट है, उस माशरे में अगर कोई छोटी सी भी बुराई की जाए उसे भी क्रिमिनली जज किया जाएगा, और वो उस माशरे के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। अब अगर स्टिग्मा के एलिमेंट्स की बात करें तो एलिमेंट्स दो होते हैं। कोई भी दाग लगने के जो एलिमेंट्स होते हैं, सोशल दाग लगने के जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो होते हैं। पहला होता है रिकॉग्निशन ऑफ डिफरेंस, यानी किसी को डिफरेंट पता चले कि वो डिफरेंट है हमसे। सोसाइटी की हमारी एक बात ये भी है कि जो हमसे डिफरेंट होता है ना, हमें वो बुरा लगता है हमेशा, चाहे कोई भी शख्स हो, अगर वो हमसे डिफरेंट है हमें उसकी वो डिफ्रेंशिएशन वाली बात हमेशा बुरी लगेगी। नॉर्मल साइकोलॉजी है। बट सेकंड जो स्टेप है वो ये है कि उस डिफरेंस को एक बुनियाद बनाकर हम उस शख्स को एवेलुएट करते हैं, यानी हम उसे नीचे समझते हैं, हमसे डिफरेंट समझते हैं और उससे माशरे के लिए बुराई समझते हैं और माशरे के लिए एक नुकसानदा चीज़ समझते हैं। इसी के आगे हम अगर सिंपल एग्जांपल्स की बात करें स्टिग्मा की, तो जो कॉमन सेइंग्स होती हैं हमारी, जैसे कि 4 लोग क्या कहेंगे, व्हाट वुड पीपल से। अब ये जो 4 लोग हैं, ये कौन से 4 लोग हैं? इन 4 लोगों में सबसे जो पहले आते हैं वो है आपकी फैमिली, यानी आपके माँ बाप, आपके भाई बहन, आपके घर के लोग जो 24 घंटे आपके साथ हैं। इसके बाद आते हैं आपके फ्रेंड्स और कॉलीग जो काम में आपके साथ होते हैं, यानी आप यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, आप कॉलेज जा रहे हैं, आप स्कूल जा रहे हैं, आप काम पे जा रहे हैं, आपके साथ साथ घूम रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा इंट्रैक्शन होता है आपका उनके साथ। अब वो आते हैं आपके उन 4 लोगों में सेकंड कैटेगरी पे। अब उनके बाद आते हैं आपके रिलेटिव्स, जिनसे आपका मेल जोल होता रहता है कभी कभार मौक़ों पर, ख़ास मौक़ों पर। और उनके बाद आती है जनरल पब्लिक, जिनसे आप सिर्फ हाँ ना में जवाब, कभी देख लिया, कभी नहीं, कभी मिल लिए, कभी फेसबुक से खाली आपको जानते हैं वो लोग, सिर्फ वो लोग जिनको आप जानते हैं। अब ये जो 4 लोग हैं ना, ये आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा किरदार अदा करते हैं, क्योंकि जनरली हम कोई भी काम करते हैं तो हमें सबसे पहले यही कहा जाता है कि 4 लोग क्या कहेंगे, ये 4 लोग क्या कहेंगे। क्यों? फैमिली सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पे इसलिए रखा है मैंने कि समझ आता है कि फैमिली आप पे डिपेंडेंट है और आप अपनी फैमिली पे डिपेंडेंट हैं। अगर आपकी फैमिली आपके वालिद हैं, आप अपने वालिद पे टोटली डिपेंडेंट हैं, आपको माननी पड़ेगी उनकी बातें। वो अगर आपको कुछ कह रहे हैं तो वो सोच समझ के कह रहे हैं। एक जनरल सेइंग है कि आप उनके पास कभी भी मशवरे के लिए नहीं जाते जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, यानी जो भी शख्स आपको क्रिटिसिज्म में याद रख रहा है, सिर्फ आपको तनकीद ही कर रहा है आपके ऊपर, आप उससे कभी मशवरा नहीं लेते। आप हमेशा मशवरा उससे लेते हैं जो आपको आगे बढ़ता देखना चाह रहा है, जैसे कि आपके फैमिली मेम्बर्स। आप चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स हों, कुछ भी हो, आपकी फैमिली कभी नहीं चाहेगी कि आप नीचे जाएं। आपके जो फादर हैं, आपकी मदर हैं, वो हमेशा आपको आगे बढ़ता देखना चाहेंगे। इसके बाद आते हैं हमारे फ्रेंड्स एंड कोलीग्स। नाउ फ्रेंड्स एंड कोलीग्स में जो सबसे बड़ा इशू होता है वो राइवलरी का होता है, यानी कंपटीशन। अगर वो कंपटीशन हेल्दी है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो कंपटीशन अनहेल्दी होता जा रहा है, वो आपसे जेलस होना शुरू हो रहे हैं, तो वो बहुत ख़तरनाक बात हो सकती है आपके लिए भी और आपके दोस्तों के लिए। अब उसके बाद आते हैं रिलेटिव्स पे। रिलेटिव्स कभी कभार, लेकिन सबसे ज़्यादा जो तनकीद करते हैं ना आप पे,
वो आपके रिलेटिव्स होते हैं। उन्हें जो कंपैरिजन का जो होता है ना इशू, वो बहुत क्रिटिकल होता है उनके लिए। वो आपको हर चीज़ में कंपेयर करते हैं दूसरों से। अब वो आपके जनरल परसेप्शन पे काफ़ी असरअंदाज होता है। उसके बाद आते हैं आपके चौथे नंबर पे जनरल पब्लिक आती है, जो कि नॉर्मल है। लोगों का काम है कहना, लोग हैं, मुंह हैं तो कहेंगे वो लोग, कौन रोक सकता है हमें। लेकिन जो ये 4 लोग हैं, ये आपकी अपब्रिंगिंग पे काफ़ी असरअंदाज होते हैं। अगर हम इनकी ही नॉर्मल एग्जांपल्स पे जाएं तो सबसे पहले होती है हमारे पास कंपैरिजन। वो आपको कंपेयर करते हैं, यार वो देखो तुम्हारे कज़न ने क्या किया, यार वो देखो तुम्हारा कज़न कौन सी जॉब पे और तुम क्या कर रहे हो, यार तुम्हारे कज़न की तो शादी हो गई, तुम्हारी नहीं हुई अभी तक, तुम्हारे बड़े भाई क्या कर रहे हो, तुम अभी पढ़ रहे हो, तुम कमा नहीं रहे हो। अब ये जो इश्यूज होते हैं ना, ये आपको सेकंड डाउट्स देने पे मजबूर कर देते हैं। आप मजबूर हो जाते हैं अपने ऊपर अपनी जजमेंट को फिर से सोचने पे। अब उसके बाद जो हमारा जनरल सेइंग है, जनरल स्टिग्मा है, वो है वेट का। यानी जो लोग कहते हैं कितने मोटे हो गए हो यार, कितना खाते हो, इतने पतले हो, खाते नहीं हो क्या, घर वाले खाना नहीं देते। अब यही बात जो वेट की बात है, यही आगे चल के आती है हमारी रिलेशंस में। यानी यार तुम इतने मोटे हो, तुमसे शादी कौन करेगा। यही एज में भी आती है यही बात। यानी यार तुम्हारी एज इतनी हो गई है, तुम शादी क्यों नहीं कर रहे हो, यार शादी को 2 साल हो गए, अभी तक खुशखबरी नहीं सुनाई तुमने, क्या हुआ, सब खैर तो है। अब ये चीज़ें इंसान की पर्सनल लाइफ होती है। अब लोग ये नहीं समझते हैं कि लोगों को उनकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन लोगों का तो काम है कहना। आगे चलते हैं जॉब रिलेटेड। अब जॉब रिलेटेड जो स्टिग्मास होते हैं, सबसे जो कॉमन होता है वो यही रिश्तेदार ही पूछते हैं, आपके रिलेटिव्स ही पूछते हैं कि यार प्राइवेट जॉब कर रहे हो, क्यों गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली तुम्हें। अब एक शख्स जो अच्छा खासा कमा रहा है, जो सारी चीज़ें सही कर रहा है, उसकी मर्ज़ी है कि वो प्राइवेट जॉब करे या तो गवर्नमेंट जॉब करे, लेकिन नहीं, थैंक यू वेरी मच, गवर्नमेंट जॉब करे उसका पता नहीं चलता ना। अब बात कलर की भी आती है, आपके रेसिज्म। सबसे ज़्यादा जो खौफनाक चीज़ हिस्ट्री में हमने नोट की है वो है रेसिज्म, यानी कलर की, रंग और नस्ल की बुनियाद पर किसी को नीचा या ऊंचा करना। यार तुम दिन ब दिन काले होते जा रहे हो, क्या हुआ, धूप में घूम रहे हो क्या। इसी के बाद आपके कैरेक्टर पे सवाल उठते हैं। यही 4 लोग हैं जो आपके कैरेक्टर पे बात करते हैं, सेक्सिज्म पे बात करते हैं, जेंडर पे, यानी जेंडर इक्वालिटी। जो हम कहते तो हैं जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल है हमारे माशरे में जेंडर इक्वालिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल लोग ये कहते हैं यार लड़की होकर लड़कों से दोस्ती करती है। अब आपको क्या इशू है कि वो लड़कों से दोस्ती कर रही है, लड़कियों से दोस्ती कर रही है, वो सिर्फ दोस्ती कर रही है। यही के बाद आती है लड़कों पर, यार कैसे लड़कों में घूमता है वो, यार वो सिगरेट पीता है। मैं मानता हूँ सिगरेट पीना बहुत ख़राब बात है, बहुत गलत बात है, अल्लाह हम सबको इस बुरी आदत से बचाए। लेकिन अब ये उस बंदे की, उस शख्स की इंडिविजुअल चॉइस है, आप उस पर इंटरफेयर नहीं कर सकते। अगर हम टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो बात करते हैं इंडिविजुअलिज्म पे, जो कि हमारा सेकंड पार्ट है। इनफरादियत, जो जनरल मीनिंग है हमारे इंडिविजुअलिज्म की, वो है इनफरादियत। यानी एक शख्स अपने आप को ये समझे कि वो अपने आप के लिए काफ़ी है, यानी अ पर्सन थिंक्स ही इज़ गुड इनफ फॉर हिमसेल्फ। नाउ हिस्ट्री पे अगर जाएं हम इंडिविजुअलिज्म के, तो जो हमारी बेसिक प्रिमिटिव पीरियड था वो ख़त्म हुआ, लोग ग्रोहों की शक्ल में आना शुरू हुए, लोगों ने कॉलोनीज़ बनाई। अब जब कॉलोनीज़ बनी, एक शख्स को या एक ग्रुप ऑफ पीपल्स को एक वो दिया, टास्क दिया या एक पोजीशन दी, यानी वो लोग होंगे जो हमें रिप्रेजेंट करेंगे। अब आगे बातें बढ़ती गई, रूल ऑफ लॉ आया, कानून सबके। अब जब कानून आया, कानून ने लोगों को हुकूक दी ना जी। कॉमनली हम जब बात करते हैं हुकूक की, तो सिंपली हमारी बात आती, हाँ जब सिंपली बात आती है हुकूक की, सबसे पहला होता है प्रॉपर्टी का हुकूक, यानी आपको ये हक है कि आप अपनी एक प्रॉपर्टी ले सकते हैं। उसके बाद शादी की बात आई, उसके बाद दूसरे रिलेशनशिप, उसके बाद बिजनेस। अब आपको जब गवर्नमेंट, आपका रूल ऑफ लॉ आपको सारे हुकूक दे रहा है, आपको एक इंडिविजुअल बनने की सारे एलिमेंट्स फराहम कर रहा है, सोसाइटी कौन होती है आपको कहने वाली। जनरल सोसाइटी आपको सिर्फ फॉल बैक करने पे मजबूर करती है, आपको सेकंड डाउट पे मजबूर करती है, आपको सेल्फ डाउट्स पे मजबूर करती है। अगर हम दोनों चीज़ों को अगर मिलाएं, सोशल मास और इंडिविजुअल
तो जो मेन कनेक्शन होता है वो सिर्फ ये होता है कि सोशल स्टिग्मा वीकन्स द इंडिविजुअलिटी, वो इंडिविजुअलिटी को कमज़ोर करती है, वो इंसान की इंफरादियत को कमज़ोर करती है। यानी एक शख्स अगर अपने पैरों पे खड़ा होना चाह रहा है, वो अपनी सोच से चलना चाह रहा है, लेकिन आम पब्लिक उसे उसकी सोच पे चलने नहीं दे रही। हो सकता है वो एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करके बैठा हो, लेकिन हमारी जो सोसाइटी है वो उसे छोटी छोटी बातों पर, छोटे छोटे स्टेप्स पे जज करती है। अब उन जज का जो जज होते हैं लोग, उनका जो उनसे जो बात निकलती है वो या तो मेंटल डिजीज़ होती हैं, मेंटल डिस्ट्रेस होता है, मेंटल इलनेस होती है। अब जो जनरल मिथ है हमारी मेंटल इलनेस के बारे में कि पागल लोग होते हैं, असली में सिर्फ जो हमारी दिल की बीमारी है, खून की बीमारी है, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, वही बीमारी है। लेकिन ओरिजिनल में ऐसा नहीं होता। जो बीमारियाँ हैं, मेंटल इलनेस भी एक बीमारी है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर भी एक बीमारी है। दिमाग की जितनी भी बीमारियाँ साइकोलॉजी से रिलेटेड हैं, वो सारी बीमारियाँ वैलिड हैं और लोग उससे सफ़र करते हैं। साइंस कहती है कि हर 4 में से एक शख्स मेंटल इलनेस का शिकार होता है, चाहे वो डिप्रेशन हो, चाहे वो क्लिनिकल डिप्रेशन हो, चाहे वो मेंटल डिसऑर्डर हो, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर हो, चाहे वो मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो। कोई भी डिसऑर्डर हो, वो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, वो रियल होता है और वो लोग दूसरों के लिए ख़तरा नहीं होते, वो दूसरों के लिए जिम्मेदारी होते हैं। और आपको चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जो भी लोग इस बात से वो हो रहे हैं, मुतासिर हो रहे हैं, मेंटल इलनेस से मुतासिर हो रहे हैं, डिप्रेशन से मुतासिर हो रहे हैं, आपको चाहिए कि आप उनकी हेल्प करें, ना कि उन पर तंज करें, ना कि उन पर स्टिग्मास लगाएं। अब दूसरी जो बात आती है वो क्रिएटिविटी को ख़त्म करती है। जो हमारे सोशल स्टिग्मास हैं वो इंडिविजुअल पर्सन के क्रिएटिविटी को ख़त्म करती है। अमजद भाई, आपका सवाल मैंने पढ़ लिया है, हाउ टू ओवरकम सोशल स्टिग्मास। हम इस पर बात करते हैं टॉपिक एंड होने के बाद। तो हमारी क्रिएटिविटी को कैसे असरअंदाज करती है, यानी जब कोई आपको कहता है कि यार, वही जो एग्जांपल अभी मैंने थोड़ी देर पहले दी प्राइवेट जॉब्स की। अब आप कुछ सोच कर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं। आप अगर इंजीनियर बन रहे हैं तो आपके दिमाग में प्लान है, अगर आप लॉयर बन रहे हैं तो आपके दिमाग में प्लान है, आप मखसूस चीज़ को सोच के अपनी पूरी लाइफ प्लानिंग कर चुके हैं। लेकिन जो आपकी फैमिली है, आपके रिलेटिव्स हैं, वो आपको शॉर्ट आउटकम पे वो जज कर रहे हैं। इतनी एज हो गई है, बंदा कमा क्यों नहीं रहा। अब आपने सोचा हुआ है कि आप आगे जाके एक नाम बना के उसके बाद कमाना शुरू करेंगे। आपने सोचा है कि आप अपने मुल्क के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, आपने सोचा है कि आप ह्यूमैनिटी के लिए, इंसानों के लिए कुछ करना चाह रहे हैं। लेकिन जो आपके आसपास के लोग हैं, जो 4 लोग हैं, वो आपको जज कर रहे हैं, वो आपको बार बार ये कह रहे हैं कि बात का छोड़ो, पहले ये बताओ अभी का आउटकम क्या है आपका। ये चीज़ आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय कर रही है। अब इसी के बाद हम आते हैं सेल्फ डाउट्स पर, यानी अपने ऊपर, अपने ही डिसीजंस पे डाउट करना। जब भी आप जज होते हैं, आप अपने आप पे डाउट करना शुरू करते हैं, आप अपनी स्टेटमेंट पे डाउट करना शुरू करते हैं। एज ए लॉ स्टूडेंट मैं ये कह सकता हूँ कि जब हम मूड कॉम्पिटिशन्स करते हैं और सामने से हमें एक सवाल आता है, या तो हमारी स्टेटमेंट पे जो हमारे जजेस होते हैं मूड कोर्ट के, वो एग्री नहीं करते, थोड़ी देर के लिए हम फॉल बैक होते हैं, हमें सोचना पड़ता है कि हम उसे टैकल कैसे करें। यही चीज़ होती है। यानी जब आपको कोई जज कर रहा है किसी भी चीज़ पे, किसी भी एस्पेक्ट पे, तो आपके अंदर सेल्फ डाउट क्रिएट होता है। आप ये सोचते हैं कि अगर आप उस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं तो कैसे करते हैं। अब क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्वेश्चन था, सिर्फ एक ही क्वेश्चन है अब तक अमजद भाई का, हाउ टू कम सोशल स्टिग्मास। सबसे पहले सबसे जो बेसिक रूल है वो है इग्नोर करना। सबसे पहले आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रखें कि आपने जो डिसीजन लिया है वो सोच समझ के लिया है। कायद आज़म कहते हैं कि मैं कोई भी फ़ैसला लेने से पहले 1000 बार सोचता हूँ, लेकिन जब एक बार ले लेता हूँ उस पर पूरे कॉन्फिडेंस से कायम रहता हूँ। यानी जब भी आप कोई फ़ैसला करें उसके बारे में सोचें, बहुत ही ज़्यादा सोचें, और जब आप पूरा सोच चुके हो उसके बाद और भी सोचें उस पर, और फिर उसके बाद जाके उस पर इम्प्लीमेंट करें। लेकिन जब आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया है, आप उस पर डटे रहें, आप कायम रहें, चाहे आउटकम कोई भी हो, और उम्मीद है कि आउटकम अच्छा ही होगा। अब उसके बाद जो आता है वो दूसरी बात ये आती है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस कैसे जनरेट होगा? कॉन्फिडेंस आपका तब जनरेट होता है जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं। 3 चैलेंज जोन होता है आपका, हार्ड जोन होता है और कंफर्ट जोन होता है।
कंफर्ट जोन में रह के आप जो भी चीज़ करते हैं उससे आप कुछ नहीं सीखते हैं और ना ही उससे आपको कोई इश्यूज़ होते हैं। उसके बाद आपका आता है हार्ड जोन, यानी उसमें जब आप होते हैं तब आप सीखते तो कुछ भी नहीं है, लेकिन आपके लिए वो बहुत मुश्किल दा होता है। वो आपको सेल्फ डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, अंदर ही अंदर आपको डिस्ट्रॉय कर रहा होता है। उसके बाद आता है आपका चैलेंज जोन, जो कि सबसे प्रॉफिटेबल होता है। उसमें आप सीखते भी हैं और आप ग्रो भी करते हैं। तो मैं उम्मीद यही अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएँ, हार्ड जोन से दूर रहें और चैलेंज जोन में आएँ। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें कि जो चीज़ें आप करने से कतरा रहे हैं, आप डर रहे हैं, उसे टैकल करें। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो तकरीबन यूनिवर्सिटी शुरू होने से पहले तक मैं इंडिविजुअल काफ़ी ज़्यादा क्या कह सकते हैं उसे, मैं अपने लिए वर्ड नहीं सोच पा रहा, काफ़ी इंट्रोवर्ट था। इंट्रोवर्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग वर्ड होगा मेरे लिए, लेकिन मैं काफ़ी इंट्रोवर्ट था। मैं तकरीबन गैदरिंग्स वगैरह में दूर ही रहता था, ज़्यादा सोशलाइज नहीं करता था। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी में आया मुझे ये सोचना पड़ा, इस बात पे काफ़ी इश्यूज़ हुए मेरे साथ कि अब कदम आगे बढ़ना पड़ेगा, अब मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, अब कुछ करना पड़ेगा। और तकरीबन इसके लिए काफ़ी हेल्प की मेरी जिना का पाकिस्तान लॉयर्स फोरम ने, लीगल मोनास पाकिस्तान ने, और काफ़ी टीचर्स हैं आपके आसपास, काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो आपको आगे बढ़ने पर मजबूर करते हैं। वो आपका अच्छा सोचते हैं, वो आपको लीड करते हैं। वो ये नहीं सोचते कि ये शख्स हमसे आगे निकल जाएगा, वो ये सोचते हैं कि ये अगर आगे निकल रहा है तो इससे समाज को फ़ायदा है, इससे हमारी सोसाइटी को फ़ायदा है। मेरी तरफ से तो यही मशवरा होगा। अमजद भाई, आप सबके अगर कोई और सवाल हैं तो प्लीज़ मेंशन कीजिए, वरना मुझे लगता है मुझे काफ़ी शॉर्ट में ही ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा टॉपिक ख़त्म हो चुका है। टॉपिक को अगर रिवाइज़ करते हैं हम, 2 मिनट का रिवाइज़ करते हैं, तब तक अगर आपको कोई और क्वेश्चन हैं तो आप वो पूछ लीजिए, वरना फिर हम एंड करते हैं। सबसे पहले हमने बात की स्टिग्मास की, यानी वो बदनुमा दाग जो सोसाइटी आप पे लगाती है आपके डिफरेंट होने की वजह से। यानी आपकी कोई भी ऐसी बात जो सोसाइटी बर्दाश्त, आपको उसको स्टिग्मा कहती है।